हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस से लोअर पीसीएस के टेस्टिस की। और टेस्टी जो फुल लेंथ रहने वाली है, जो कि यूपीएससी नेट की तरफ से बनाई गई है। अपनी टेस्टी आ चुकी है, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इस सभी की टेस्टिस की पीडीएफ जो है आपको कहां पर मिलेगी? हमारे ऐप पर मिल जाएगी, जिसका नाम यूपीएससी नेट है। इस ऐप पर चले जाना है, वहां पर टेस्टिस वाले सेक्शन में जाएंगे। वहां पर आपको जो है सभी पीडीएफ, टोटल 20 पीडीएफ है, 20 पीडीएफ की आपको विथ सॉल्यूशन, मतलब कि विथ एक्सप्लेनेशन के जो है आपको मिल जाती है, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो 20 की 20 टेस्टिस आपको कहां पर मिल जाएंगे? हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, यूपीएससी नेट पर। वहां से आप लोग जो है लगा सकते हो। सभी फुल लेंथ टेस्टिस रहने वाली है, तो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह विचार किसके द्वारा रखा गया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वह घिनौनी है? तो आप कहेंगे यह विचार किसके द्वारा रखा गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा रखा गया। किसके? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वह घिनौनी है ना। भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा और इंग्लैंड को क्रांति संपन्न कराने का औजार है। तो यह विचार कार्ल मार्क्स के द्वारा रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो फरवरी 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष की बात की जा रही है, कौन से व्यक्ति थे? आपका ऑप्शन रहेगा डॉक्टर M.A. अंसारी। कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी आपके सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। फरवरी 1928 में बनाए गए थे। 1927 में साइमन कमीशन के बाद देश में बहुत राजनीतिक अशांति थी। इसी बीच अंग्रेज बर्कनहेड, कौन से? अंग्रेज बर्कनहेड भारतीय नेताओं को संविधान बनाने की चुनौती दी और उसी परिप्रेक्ष्य में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का बैठक हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी को बनाया गया था। ठीक है, और यह सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहां पर की गई थी? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर है? आपका ऑप्शन रहेगा गुजरात में स्थित है। कहां पर है? वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। यह बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। कौन सी शिक्षा का केंद्र है? बौद्ध शिक्षा का यह केंद्र है। पहली बात तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों विद्यालय आपके किसके केंद्र हैं? ये भी आपके बौद्ध शिक्षा के ही केंद्र है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? आपके बिहार राज्य में स्थित है। कहां पर है? बिहार राज्य में दोनों स्थित हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण की बात की जा रही किस वर्ष हुआ था? तो आप कहेंगे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था, है ना। भारत पर मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा हुआ था। कब हुआ? 711 ईस्वी में हुआ था। उस समय अरब के तत्कालीन सूबेदार अल हजाज के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अरब सेना के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर भारत पर, सिंध उस समय राज्य था, उस समय 712 में विजय प्राप्त की थी, लेकिन 711 में आक्रमण हुआ था, है ना। 711 में आक्रमण किया, लेकिन वह सफल हो गया था, लेकिन 712 में विजय प्राप्त कर ली थी। और उस समय कौन से शासक को पराजित किया था? कासिम ने दाहिर को पराजित किया था। ये भी रखना। किसको? दाहिर शासक को पराजित किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां पर हुई? मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां पर हुई है? आपका ऑप्शन रहेगा 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, है ना। 1940 में की गई थी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को सामने रखा गया था। पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव का जो प्रारूप है वो सिकंदर हयात खान ने बनाया था। किसने बनाया था? प्रारूप को सिकंदर हयात खान के द्वारा जो है बनाया गया था, रखना है। दूसरी बात, लाहौर अधिवेशन में फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। जब लाहौर में अधिवेशन हुआ, इसमें किसने प्रस्तुत किया था? फजलुल हक के द्वारा जो है प्रस्तुत यहाँ पर किया गया था। और खलीकुज्जा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और अधिवेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। ठीक है, तो 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रथम बार पाकिस्तान के मांग की अभिव्यक्ति को सामने रखा गया है। 1950 के दशक के दौरान भाषाई आधार पर नए राज्यों के निर्माण की प्रबल मांग के कारण कौन सा राज्य बनाए गए थे? तो 1950 में प्रबल मांग थी भाषाई आधार पर नए राज्यों के निर्माण के लिए। कई राज्यों को बनाया गया था। इन चारों राज्यों में कौन से राज्य बनाए गए? तो आप कहेंगे एक तो महाराष्ट्र राज्य को बनाया गया था, दूसरा आपके
आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया है ना। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य की बात की जा रही है। 1950 के दशक में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य का गठन जो है किया गया था। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने एक नए पृथक राज्य की मांग के लिए पोट्टू श्री रामलल्लू, नाम याद आ गया होगा आपको, पोट्टू श्री रामलल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ और आमरण अनशन ऐसा हुआ कि 15 दिसंबर 1952 को रामलल्लू की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? अनशन पर रहते हुए ही 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। और जैसी मृत्यु हुई और यह आंदोलन तीव्र और अहिंसक गतिविधि में बदल गया। हिंसक गतिविधि में जैसे बदला, नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक नए पृथक राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को, कब? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। तो 1950 का दशक कह रहा है, दशक का मतलब होता है 10 साल, तो ऑप्शन दूसरा और चौथा कहेंगे आप 1950 के दशक में सामने आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर, द कस्टोडियल कोर्ट वाज स्टेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज कॉल्ड इट। तो कब किया गया था? आप कहेंगे फेडरल कोर्ट। कब किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, जो संघीय एवं संवैधानिक विवादों की सुनवाई करता था और इसकी अंतिम प्रीवी काउंसिल जो है की जाती थी। तो फेडरल कोर्ट का जो है गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं थी? द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो आपको देखो दो चीजें याद रखना है। द्विसदनात्मक व्यवस्था जैसे ही आए कहां पर है, तो पहले तो आपको ऐसे माइंड में रख लो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। किन किन राज्यों में? अभी हम आपको आज याद करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल से कौन सा राज्य है? बिहार। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हो गया। इसके बाद आप आ जाओ कहां पर? आप कहेंगे इसके बाद हम आ जाएंगे मध्य महाराष्ट्र में। कहां पर आ जाएंगे? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के पास में कौन सा राज्य नीचे? कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक के साइड में देखोगे तो आपका तेलंगाना है और तेलंगाना के नीचे देखोगे तो आंध्र प्रदेश है ना। तो आप कहेंगे इस तरीके से 6 राज्यों में कहेंगे कहां पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में, जबकि मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। तो याद आ गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब होता है विधानमंडल में विधानसभा भी है और आपका विधान परिषद भी है। विधानसभा है और विधान परिषद है, उसे द्विसदनात्मक व्यवस्था के तौर पर जाना जाता है। जिस तरह केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी तरह विधानसभा और विधान परिषद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध है? तो भारत की कहेंगे संविधान की आपकी कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची में है ना। संविधान की 5वीं अनुसूची में आप कहेंगे अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बात की गई है। अच्छा, और 6वीं अनुसूची में क्या है? अगर ऑप्शन आता है कि 6वीं अनुसूची में क्या है, तो 6वीं अनुसूची में आप क्या कहते? 6वीं अनुसूची में आप कहते पूर्वोत्तर के राज्यों के जनजातीय प्रशासन के बारे में है। कौन से? जनजाति प्रशासन के बारे में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही कथन को पहचानिए। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को जो दायित्व सौंपे गए हैं उनकी गणना किस सूची और विषय के अंतर्गत आती है? तो किस सूची और विषय के अंतर्गत आती है? आप कहेंगे 11वीं अनुसूची में और 29 विषय आते हैं। कितना आते हैं? आप कहेंगे 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज आता है और कितने विषय आते हैं? 29 विषय का उल्लेख पंचायती राज के बारे में बताया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित जो है नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिहू नृत्य की बात की है, असम राज्य में मनाया जाता है, करेक्ट लिखा है। पोंगल की बात किया, तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये भी करेक्ट लिखा है। वैसाखी पंजाब राज्य में मनाया जाता है, ये भी करेक्ट लिखा है। अब बात यहां पर की जा रही है किसकी? ओणम पर्व की। ओणम पर्व कहां मनाया जाता है? ओणम पर्व की बात किया है तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में नहीं मनाता है, ओणम पर्व केरलम राज्य में मनाया जाता है। अब केरलम का नाम तो याद होगा ना, केरल का नाम केरलम हो चुका है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर क्या था? गलत था। जो गलत था वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ओणम पर्व केरल का विशिष्ट त्योहार है, बिहू असम का है और याद रखना है पोंगल तमिलनाडु का, बैसाखी पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अद्रत
आर्द्र उष्णकटिबंधीय के रूप में किया गया है। तो आर्द्र उष्ण कटिबंध के रूप में किया गया है। तो किस राज्य के वनों का वर्गीकरण किया जाता है? आपका ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश राज्य के वनों का। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, राज्य है। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। जो सबसे ज्यादा वनों का वर्गीकरण है वो आप कहेंगे वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलेगा। लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो लूनी नदी के बारे में कह रहा है कौन सा सही है? आप कहेंगे कि कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। तो लूनी नदी कहां से निकलती है? ये आपका अरावली पर्वत है। ये क्या है? अरावली पर्वत है ना? ये आपका अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला के बाएं तट में लूनी नदी जो है अजमेर के निकट से निकलती है। और लूनी की कुछ आपकी सहायक नदियां भी हैं। ये आपकी मान लो लूनी नदी बह रही है, लूनी की सहायक नदियों में रखना है बांधी, सुकरी। कौन सी? बांधी। बांधी के बाद सुकरी और आपकी जवाई। इसमें जवाई जो है प्रमुख सहायक नदी है लूनी की, रखना है। लूनी नदी बलोतरा के नीचे खारी हो जाती है और दक्षिण की ओर कच्छ की दलदली में, जिसे रन ऑफ कच्छ कहते हैं, उसमें जाकर समाप्त हो जाती है। जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? भाई जवाहर सुरंग जो है बनिहाल से गुजरती है। कहां से? जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले के बनिहाल दर्रे से गुजरती है। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रे से गुजरती है। अब कहां पर है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, स्थित है, जिसे बनिहाल सुरंग कहते हैं। बनिहाल दर्रे से गुजरती है, जवाहर सुरंग कहते हैं। और यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला राजमार्ग स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सुदूर दक्षिण इस बिंदु है। भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो आप कहेंगे भारत का सुदूरतम दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, याद रखना है, पिग मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। एक और इसका नाम है जिसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। और यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यह बना हुआ है, स्थित है। कन्याकुमारी कैंपेरिन जिसे कहते हैं कैप कमोरिन अंतरीप है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर जो है आपके कन्याकुमारी स्थित है। और भारत का जो आपका अभी हम बात करें इंदिरा पॉइंट की, ये आपका क्या है? ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहां पर आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? स्टॉक मार्केट के लिए भारत में कौन सा मुख्य नियामक प्राधिकरण है? आपका ऑप्शन रहेगा सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। और आपका जो नियामक का मतलब रेगुलेटर, स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी है, जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के रूप में इसको जाना जाता है। सेबी की स्थापना कब की गई? अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो आप कहेंगे 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी, है ना। और याद रखना है सेबी अधिनियम को संशोधित 30 जनवरी 1992 को किया गया था। और इसमें क्या रखा गया था? म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के नियंत्रण अधिकार में रख दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगस्त 2018 में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार आर्थिक सहयोग समझौते CECA में संशोधन करने वाले द्वितीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? कब किए थे? अगस्त 2018 में किए थे। भारत और सिंगापुर के बीच में CECA पर संशोधन के प्रोटोकॉल नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। और इस पर किसके द्वारा? तो भारत और आपके सिंगापुर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? सबसे पहले तो ये याद कर लो कि भारत में वर्ष 2021 के अनुसार कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। महारत्न की बात किया तो कहेंगे 11, 2000 आपके किसके अनुसार? 2021 के अनुसार बात कर रहे हैं। महारत्न 11 हैं, 14 आपकी नवरत्न हैं, 73 आपकी मिनी रत्न है। अब हम जब भी करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं तो अपडेटेड सारा बताते रहते हैं, तो वहां पर भी आप देखते चलिएगा। तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन से विभाग देता है? आप कहेंगे लोक उद्यम विभाग देता है। कौन सा? लोक उद्यम विभाग देता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में है? तो अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में है? आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे ISA।
किसका? ISA। किसकी बात की आ रही है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की आ रही है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की जा रही है। किसकी? अंतरराष्ट्रीय सरकारी संधि, मतलब कि कौन सा संगठन है इसका मुख्यालय भारत में? ISA मुख्यालय की बात कर रही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय कहां पर है? आप कहेंगे भारत में। और भारत में भी कहां पर है? आप कहेंगे हरियाणा गुरुग्राम में है, जहां पर 121 देशों का सहयोग संगठन बना हुआ है। और हरियाणा के गुरुग्राम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। क्या रखना? हरियाणा के गुरुग्राम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर स्थित है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की बात की जाए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना को किया जाता है। फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपने अगर देखा होगा कि मोबाइल फोन में आजकल क्या आने लगा है, ऐसे मोबाइल फोन सामने किया फेस के और लॉक खुल जाता है, जैसे फेस रिकॉग्निशन तकनीक कहते हैं। इसका उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? उपयोग तो मैंने बता दिया, व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग इसका उपयोग होता है। मोबाइल फोन में लॉक खोलने के लिए होता है, जब आप किसी सिक्योरिटी पर्पज पर जाते हैं तो सिक्योरिटी के लिए भी होता है। तो फेस व्यक्ति की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? आपका ऑप्शन क्या रहना चाहिए? आप कहेंगे कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR का उद्देश्य क्या होता है? बौद्धिक संपदा अधिकार के उद्देश्य की बात की जाए क्या होता है? तो IPR का मतलब उद्देश्य होता है क्या? आविष्कारों की अधिकारों की रक्षा करना। क्या होता है? जो हमने आविष्कार किए हैं इसके अधिकारों की रक्षा करना। अब आविष्कार में भी याद रखना है, बौद्धिक संपदा अधिकार में क्या क्या शामिल आ जाएगा? आप कहेंगे आविष्कार शामिल आ जाएंगे, आविष्कार शामिल आ जाएंगे। इसके बाद आपका डिजाइन शामिल आ जाता है, डिजाइन आ जाता है शामिल। और आपका साहित्यिक और वैज्ञानिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक कार्यों पर आपका जो अधिकार होता है, उन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार जो है लिया जाता है, जिसे IPR कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसरो के द्वारा विकसित पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है ना, पुनः उपयोग किया जा सके, जिसका क्या उद्देश्य क्या है? तो इसरो के द्वारा जो RLV का बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लागत को कम करना, क्योंकि जब दोबारा चीजें आपकी कुछ मॉडिफाई करके जब उपयोग हुई तो कहीं ना कहीं लागत में कटौती आएगी, है ना, ये सही है। उपग्रह प्रक्षेपण आसान बनाना, जब एक बार बन गया उसका सफल ट्रायल कर दिया गया तो उसमें मॉडिफाई करके हम सही करके प्रयोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष मिशन को किफायती बनाना, वही लागत कॉस्ट को कम करना, ऑप्शन रहेगा डी। तो तीनों ऑप्शन आपके इसरो के द्वारा विकसित जो RLV है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, का उद्देश्य है कि किफायती मिशन को कम लागत के लिए उपयोग करने के लिए बनाना। पेटेंट क्या है? क्या बात कर रहा है? पेटेंट क्या है? तो पेटेंट कहेंगे आविष्कार पर दिया गया कानूनी अधिकार जो होता है वह पेटेंट होता है ना। जैसे मान लो आपने किसी चीज का, नए चीज का आविष्कार किया और उस पर आपने अगर पेटेंट ले लिया तो आपका कानूनी अधिकार बन जाता है, उसका कोई और नहीं प्रयोग कर सकता है। जियोथर्मल ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भाई जियोथर्मल ऊर्जा की बात करें किससे प्राप्त होती है? आप कहेंगे पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से। किसकी? पृथ्वी की जो भीतर मौजूद गर्मी है, मौजूद गर्मी से क्या होती है? आंतरिक ऊष्मा से जियोथर्मल ऊर्जा प्राप्त होती है ना। जियोथर्मल ऊर्जा किससे? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा, पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है उससे प्राप्त होती है जियोथर्मल ऊर्जा। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? भाई जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात की जा रही है तो आप कहेंगे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है किसके लिए? कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और आपके पर्यावरण के क्षेत्र में भी। किसके? पर्यावरण के क्षेत्र में भी और आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, संरक्षण जैसे कई क्षेत्रों में इसका उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की यहां पर जो है बात की जा रही है, क्या रखना है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि में भी किया जाएगा, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में भी किया जाएगा और आपके मेडिसिन में भी किया जाएगा और इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट में भी किया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का क्या अर्थ होता है? भाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या अर्थ है? आप कहेंगे इंटरनेट से जुड़े उपकरणों का नेटवर्क, जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है कहते हैं। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? यहां पर लिख देते हैं, है ना। मिशन शक्ति क्या है?
तो मिशन शक्ति क्या है? आप कहेंगे एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण को मिशन शक्ति कहते हैं। मिशन शक्ति भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है और इसे 2019 में सफलतापूर्वक जो है पूरा किया गया था। तो आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है किस क्षेत्र में किया जाता है? भाई नैनो प्रौद्योगिकी आ जाए या नैनो टेक्नोलॉजी लिख के आ जाए, नैनो टेक्नोलॉजी लिख के आ जाए तो क्या कहेंगे? नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है, ऊर्जा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। हालांकि आजकल देखा जाए तो ऊर्जा उत्पादन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, चिकित्सा में, कृषि में सभी जगह नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की, और आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आपको सिंपल सा हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे और आपको यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएगी, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टोटल आपको 20 पीडीएफ यहां पर मिलेंगी विद सॉल्यूशन के अलग और आपको क्वेश्चन पेपर अलग, दोनों ही चीजें आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड जो है कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 7985977368 पर। इस पर कॉल कर लेना, कोई भी परेशानी आए उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैन एलन प्रभु ए किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? तो वैन एलन प्रभु ए की बात की किस अंतरिक्ष एजेंसी का आपका उपग्रह है, मतलब सैटेलाइट है, तो नासा का पुराना उपग्रह है। किसका है? नासा का उपग्रह था। अब यह पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला है, जो कि लगभग 600 किलोग्राम वजनी है और कई वर्षों से अंतरिक्ष में सक्रिय था, लेकिन अब यह कक्षा से बाहर आ रहा है और ये जो है नासा का था, या रखेगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहां लॉन्च किया गया? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर है कहां पर लॉन्च किया गया है? आप कहेंगे अमरावती में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? 14 अप्रैल 2026 को। अब देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2026 को भारत का पहला आपका क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया गया है, जिसे अमरावती क्वांटम वैली परियोजना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अगर कभी हिस्सा आ जाए तो आप कहेंगे अमरावती क्वांटम वैली परियोजना का यह हिस्सा है और उसी के तहत इसको विकसित जो है किया गया है। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन में समर्पित है। विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य को दिया गया था। किसको? उत्तराखंड राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंभलगढ़, अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ वन जीव अभ्यारण्य के चारों ओर कितनी दूरी तक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? भाई कुंभलगढ़ के चारों तरफ जो आपका इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है, कितना घोषित किया गया है? तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में जो आपका कुंभलगढ़ वन्य अभ्यारण्य बना हुआ है, इसके चारों ओर 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक, कितने? 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक के जोन को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया हुआ है। और यह कदम क्यों उठाया गया है? जो आपके अरावली पर्वतमाला है, कौन सी? ये आपकी अरावली जो पर्वतमाला है, इस परंपरा की श्रृंखला के नाजुक परिस्थितियां, जैव विविधता और जल संसाधनों की सुरक्षा को लेकर इसका कदम को उठाया गया है। अनुग्रह नारायण दास को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो अनुग्रह नारायण दास को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे आपके CGDA के पद पर, है ना। अनुग्रह नारायण दास ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत CGDA का पद संभाला है और यह 1991 बैच के IDAS अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति रक्षा में क्षेत्र में वित्तीय पारदर्शिता, दक्षता और बेहतर खरीद प्रबंधन को मजबूती देने के लिए की गई है। भूकंप किस कारण से उत्पन्न होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और छोटा भी क्वेश्चन है। प्लेटों की गति के कारण, पृथ्वी की जो प्लेटों में गति होती रहती है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, अचानक खिसकने से जो उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी पर कंपन महसूस होता है और इसे रिएक्टर पैमाने पर भी मापा जाता है। किस पैमाने पर मापा जाता है? आप कहेंगे रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम किसके अंतर्गत है? तो राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की बात की जाए, UNESCO, क्या है? UNESCO के अंतर्गत आप कहेंगे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को विश्व भर में बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित करने के लिए बनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है प्रकृति संरक्षण एवं सतत विकास को बढ़ावा देना। किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे UNESCO के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है यूनेस्को के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
भाई पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य है। भविष्य की जो पीढ़ियां आएंगी इनके लिए संसाधन सुरक्षित रह सके, इसके लिए एसडीजी लक्ष्य को पूरा करने की बात सामने आती है। पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन बना रहे, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण जो है किया जाता है। मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या है? मानव जनित आपदा के उदाहरण की बात यह है औद्योगिक दुर्घटना। क्या है? औद्योगिक दुर्घटना मानव आपदा के कारण आती है। सुनामी, भूकंप, चक्रवात, हालांकि आते तो कुछ मानव के द्वारा भी हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हें प्राकृतिक रूप से माना जाता है। भाई चक्रवात प्राकृतिक रूप से आएगा, सुनामी प्राकृतिक रूप से आता है, भूकंप भी आता है प्राकृतिक। अब आप कहीं पर कोयला खनन कर रहे हो, इतनी जगह पे, ज्यादा जगह पर एकदम से खनन करने के कारण हो सकता है एक ढह जाए खदान तो भूकंप आ जाए, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन प्रॉपर तरीके से औद्योगिक दुर्घटना मानव जनित आपदा के कारण ही आती है। इससे पर्यावरण और मानव जीवन को गंभीर नुकसान जो है होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च की बात की जा रही है। यहां पर मुख्य कार्य इसका क्या होता है? आप कहेंगे आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कराना, है ना। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कराना, आप कहेंगे इसमें आपका जो है क्षमता निर्माण के लिए कार्य किया जाता है। और इसमें क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है। वैश्विक तापमान जो कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण की बात करें क्या है? देखो कारण सभी हो सकते हैं, प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसें। क्या है? ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं आपके वायुमंडल में, या कह सकते हो कि वैश्विक तापमान में क्या करती हैं? हाई टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की दशा पैदा कर देती हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष की बात की जा रहा है, राज्य में कौन होते हैं, है ना। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष की बात की जाए, आप कहेंगे सीएम, मुख्यमंत्री होते हैं। उस राज्य के कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं संबंधित राज्य के। चक्रवात अधिकतर कहां उत्पन्न होते हैं? भाई चक्रवात जो होते हैं अधिकतर समुद्र में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कहां होते हैं? समुद्र में चक्रवात अधिकतर उत्पन्न होते हैं। गर्म समुद्री जल के ऊपर अधिकतर बनते हैं। कैसे? गर्म समुद्री जल के ऊपर अधिकतर चक्रवात समुद्र में उत्पन्न होते हैं। जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे हो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप कहेंगे पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। जैव विविधता बहुत इंपोर्टेंट है, जिससे क्या हो सके? पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर और संतुलित बनाया जा सके। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? भाई पृथ्वी दिवस की बात की जाए तो क्यों मनाया जाता है? तो पहली बात तो ये समझो, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, और संरक्षण के साथ साथ क्या करने के लिए? लोगों को पर्यावरण संरक्षण करने के लिए साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना। लोगों को जागरूक करने के लिए आप कहेंगे पर्यावरण संरक्षण और लोगों को जागरूक करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहां पर हमारा 46 से 50 तक आपका जो है मैथ सीसेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 56। अच्छा, जो आपके डाटा इंटरप्रिटेशन सीसेट वाले गणित वाले क्वेश्चन है ना, उनको प्रॉपर हम एक जो है आपके 1 या 2 वीडियो में प्रॉपर अलग तरीके से उनकी वीडियो बना लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ वो मैथ और डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। इससे अच्छे से आप लोग जो है कवर कर पाएंगे। 56 वाला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हिंदी का क्वेश्चन आता है। कृति का जो अर्थ होता है रचना होता है। कृति का अर्थ क्या होता है? रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कृति का अर्थ रचना होता है, बात की जा रही है, लेकिन कृति शब्द की बात किया, कृति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो आप कहेंगे रचनाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका समरूपी शब्द पूछ रहा है, तो कृति का अर्थ क्या हो जाएगा? रचना है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का रचनाकार हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए वाला यहां पर करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हिंदी भी आती है ना पितृपल एससी में। हाँ, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत में रेखांकित शब्द क्या है? तो आप कहेंगे जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। रेखांकित शब्द जो धीरे धीरे है, क्या है? धीरे धीरे है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि लिखने की क्रिया विशेषता है, कितनी लिखने की क्रिया बता रहा है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? तो स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द यहां पर नहीं आएगा? पंजाबी, बंगाली स्त्रीलिंग में आएगा। आंख, नाक भी स्त्रीलिंग में आएगा। गंगा और यमुना भी स्त्रीलिंग में आएगा।
सप्ताह और महीना की बात की जाए, सप्ताह महीना कहीं भी आपके स्त्रीलिंग में नहीं आता है, या पुल्लिंग माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये पुल्लिंग माने जाते हैं, याद रखिएगा। सप्ताह और महीना पुल्लिंग माने जाते हैं, जबकि नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे आंख, नाक, कोहिनी, कलाई, जीभ इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? भाई गुनाहों के देवता के लेखक की बात की जा रही, कौन है? तो आप कहेंगे गुनाहों के देवता उपन्यासकार धर्मवीर भारती हैं। कौन है उपन्यासकार? कौन है? धर्मवीर भारती हैं। इन्हें उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है, इन्हें उपन्यासकार के रूप में गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। अनेकार्थ शब्द, क्या अनेकार्थ शब्द है? सारंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। अनेकार्थ शब्द सारंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। कौन सा अर्थ नहीं है? तो आप कहेंगे भौरा सारंग का अर्थ है, कामदेव भी है, तलवार भी है। लेकिन ज्योतिष की बात की है तो ज्योतिष आपके सारंग का अर्थ नहीं आता है। सारंग का अर्थ का मतलब क्या होता है समझते हो? कोयल होता है। क्या होता है? कोयल होता है, क्या रखना है? कोयल के बाद अलग बात की जाए तो चातक भी होता है, मोर होता है, हंस होता है, बंस होता है, बाज होता है, सिंह होता है, घोड़ा, हाथी, सूर, चंद्रमा, सोना, भोरा, तलवार, धनुष, बादल, समुद्र, शेष, कामदेव, ये सब आपके किसके अर्थ हैं? आपके सारंग के अर्थ हैं। लेकिन आपकी बात की जाए आपके ज्योतिष, ज्योतिष नहीं है ना, ज्योतिष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, व्यक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार की बात की जा रही है? आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार है। क्यों अनुप्रास अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में लाटोनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? लाटानुप्रास अलंकार याद रखना है, लाटानुप्रास अलंकार है याद रखना है। और जिसमें मनुष्य शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, दोनों का अर्थ आदमी है। मनुष्य जो है 2 बार आया है, दोनों का अर्थ आदमी है। इसका तात्पर्य है कि अन्वय में भेद है। मनुष्य पहला कृता है और दूसरा संप्रादन है। ठीक है, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अनुप्रास अलंकार है, आपको याद रखना है। पुष्ट कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दूर दराज तक होने लगे। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे में क्या है? तो आप कहेंगे कृपण शब्द का विलोम होता है दानी। क्या होता है? दानी कृपण का विलोम होता है, जबकि अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। अर्पण का क्या होता है? ग्रहण। और यहां पर सूरवीर का विलोम होता है कायर। क्या होता है? कायर होता है। तो याद रखना है आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? दानी हो जाएगा। कृपण का विलोम शब्द चर्चे दूर दूर तक हैं, दानी के चर्चे दूर दूर तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला, मैला, मलिन की बात की जा रही है, किस शब्द के पर्यायवाची हैं? आप कहेंगे पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं। किसके? गंदला, मैला, मलिन, ये सब पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं। जबकि धवल का अर्थ क्या होता है? धवल का मतलब समझते हो? उजला। क्या होता है? उजला, है ना। और यहां पर अगर बात किया प्रलय का, क्या हो जाता है? प्रलय का हो जाएगा विनाश। क्या हो जाएगा? प्रलय का विनाश हो जाएगा। तो गंदला, मैला, मलिन जो है पंकिल के पर्यायवाची है। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? वह यौवन में परिश्रम करता रहा का वाक्य में रेखांकित पद की बात की जाए तो आप कहेंगे दिए गए वाक्य में जो यौवन क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा है और एक भाववाचक संज्ञा है, किसी भाव, गुण, दशा को दर्शा रहा है, तो यह भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा पहले तो एक तरीके से याद रखना है संज्ञा है। ये क्या कैसी है? संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है उस विकल्प का चयन करें दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है हमें जिस वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। उस घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अपनेपन का बोध करने वाले को निजवाहक सर्वनाम पहली बात तो कहते हैं। कैसे कहते हैं? निजवाहक। अपने कार्यक्रम की, है ना, अपने बता रहा है, ये अपने क्या हो जाएगा? अपनेपन का बता रहा है, तो निजवाहक है, मतलब कि निजी है। तो इसमें जो घनश्याम है वह अपने कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर रहा है, अपने आप कर रहा है, तो निजवाहक संग्राम आना चाहिए। यहां पर आपका ऑप्शन में होना भी चाहिए, देखते हैं। हाँ, निजवाचक, निजवाचक है यार, है ना। निजवाचक जो है, निजवाचक सर्वनाम को जो है इसको कहेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है ट्रोजन एक है, किस प्रकार का है? तो ट्रोजन की बात किया, ट्रोजन एक मालवेयर होता है। क्या होता है? ट्रोजन एक मालवेयर है, मतलब कि वायरस होता है, याद रखना है। ट्रोजन क्या है? वायरस। कंप्यूटर भी आती है ना, तो कंप्यूटर पर्सन आ गए। ट्रोजन एक मालवेयर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट,
जो आईसी होती है, इसे क्या कहते हैं, आईसी होती है, चिप्स बनाने में कौन सी रासायनिक तत्व एक टेट्रावेलेंट धातु उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली जो इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे आईसी कहते हैं, उस चिप का रासायनिक तत्व ऐसा कौन सा है जिसे टेट्रावेलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन कहेंगे आप, सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है, सिलिकॉन धातु का प्रयोग जो है किया जाता है। कौन सा चिन्ह फ्लोचार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है। तो आप कहेंगे शुरुआत और समाप्ति को अंडाकार दर्शाता है ना। थोड़ा सा अब आपने कंप्यूटर वो पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। अंडाकार फ्लोचार्ट की शुरुआत और समाप्ति को दर्शाता है। नीचे दिए गए कुछ स्क्रीनशॉट पर अध्ययन कीजिए। क्या है, 25 जैसे नंबर को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगकर्ता को निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो यहां पर क्या रहा है कि 25 जैसे नंबर को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगकर्ता को निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता रहेगी। ऑप्शन क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहां पर सुपरस्क्रिप्ट। क्या रहेगी, सुपरस्क्रिप्ट, है ना। अक्षर संख्या प्रतीक नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर थोड़ा ऊपर होता है, याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे x2, है ना, एग्जाम्पल के लिए x2 याद रखना। सुपरस्क्रिप्ट की जो है आपकी जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अगर कंप्यूटर चलाते और रिस्टार्ट करना हो, अगर आपको माउस से नहीं घुमाना है, सीधा आपको कीबोर्ड पे काम करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, इन दोनों का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाता है, कंप्यूटर रिसल्ट की स्थिति में पहुंच जाता है। रिसल्ट की स्थिति में जो है कंप्यूटर जो है चला जाएगा। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट करेंगे, रिस्टार्ट की स्थिति में पहुंच जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है। तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कौन सी है ना, यहां पर बात की जा रही है। तो आप कहेंगे रैम। क्या होती है, रैम जो होती है वो कंप्यूटर कैसी होती है, अस्थायी स्मृति होती है। मेमोरी प्राइमरी और मेन मेमोरी होती है, जैसे परमानेंट मेमोरी में रोम कहते हैं, क्या रखना है। अगर परमानेंट मेमोरी की बात किया तो रोम होती है ना। एक और होती है PROM जिसे कहते हैं। एक होती है आपकी EPROM जिसे कहते हैं। एक और होती है टेम्परेरी मेमोरी, है ना, ये आपकी परमानेंट होती है। एक होती है आपकी टेम्परेरी मेमोरी, जैसे क्या कहती है, EEPROM कहती है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। और आपकी रैम जो होती है वो सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसे अस्थायी स्मृति को रैम कहते हैं। एक हार्ड डिस्क भी होती है कंप्यूटर में, मैग्नेटिक टेप भी होता है, फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर में कई सारी चीजें होती है, पेन ड्राइव भी होता है, एक्सटर्नल मेमोरी होता है। ये सभी चीजें आपको हमारे आपके जो सॉल्यूशन मिलेगा ना, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, उस सॉल्यूशन वाली पीडीएफ में प्रॉपर डिटेल से चीजें हैं, है ना। उसको डिटेल से देखने के लिए आप जो है पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप पे हमारी मिल जाएगी। MS-DOS में स्क्रीन साफ क्लीन करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। MS-DOS में स्क्रीन साफ को करने के लिए जिस कमांड का प्रयोग किया जाता है उसे CLS कमांड कहते हैं। क्या कहते हैं, CLS कमांड कहते हैं, रखना है, CLS कमांड जो है कहते हैं। इससे क्या होता है, कमांड पूरी तरह से स्क्रीन साफ हो जाती है और केवल संकेत छोड़ने की अनुमति देता है। आंतरिक कमांड माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे उपलब्ध हो जाता है। चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो यहां पर कह रहा है कि चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। चलिए कौन सी नहीं है, फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल है, हार्ड डिस्क भी है, चुंबकीय टेप भी है। कॉम्पैक्ट डिस्क की बात किया, ये आपकी नहीं है ना, आपकी ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट होता है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में कौन सा सही है। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में बात की जा रही कौन सा सही है। तो यहां पर आपकी क्या है, ये GB TB KB लिखा है। तो आपने देखा होगा जब हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं, कुछ KB में होती है, कभी MB में होती है, कभी GB में होती है, कभी टेट्राबाइट TB में होती है ना। तो यहां पर कौन सा सबसे बड़ा छोटा है, तो आप यहां पर कहेंगे सबसे बड़े से छोटे की ओर चलना है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा TB होगा। TB से छोटा क्या हो जाता है, TB से छोटा GB हो जाता है, GB से छोटा आपका MB हो जाता है, और MB सबसे छोटा KB हो जाता है। तो D ऑप्शन कहेंगे हम सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। आपको यह रखना है जो KB होता है 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट होता है, 1024 आपकी किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है। अच्छा लिख दूं क्या, लिख दूं, याद कर लेना। अच्छा आप लोग इंपोर्टेंट है, अच्छा याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, याद रखो। बिट का ऑप्शन आ जाए तो आप कहेंगे 0 या 1 होती है, ठीक है। 8 बिट में अगर बात की जाए तो आप कहेंगे 1 बाइट होती है, 1 बाइट होती है। अगर बात किया 1024 में बाइट में कितनी होती है, आप कहेंगे 1 किलो बाइट होती है। कितना, 1 किलो बाइट होती है। कुछ शॉर्टकट में लिख दूं तो याद कर लेना, 1024 किलो बाइट में 1 मेगा बाइट 1 किलो बाइट होती है। 1024 किलो बाइट में 1000 किलो
बाइट में बात की जाए तो आप कहेंगे 1 मेगाबाइट होती है, 1 मेगाबाइट होती है। अब शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, 1024 गीगाबाइट में अगर बात की जाए तो आप कहेंगे 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होती है। 1024 टेराबाइट में अगर बात की जाए तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 पेटाबाइट होती है। अगर बात की जाए 1024 पेटाबाइट में तो आपका ऑप्शन रहेगा 1 एक्टाबाइट होती है, 1 एक्टाबाइट होती है। और अगर बात की जाए 1024 एक्टाबाइट में तो आप कहेंगे 1 जेट्टाबाइट होती है, 1 जेट्टाबाइट होती है। अगर 1024 जेट्टाबाइट में अगर बात की जाए तो आप कहेंगे 1 योट्टाबाइट होती है। कौन सी? 1 योट्टाबाइट होती है। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या जो मैंने बोला है इसको चाहो तो आप लोग जो है आप लिखते चले जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? तो आप कहेंगे लिनक्स। जो लिनक्स है वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या रखना है ना। और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होती है? एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जावा लैंग्वेज कहते हैं। कौन सी? जावा लैंग्वेज कहते हैं, दोनों में प्रयोग हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? ऐसा कौन सा नेटवर्क जो संचार के लिए सबसे तेज माध्यम रहेगा? आप कहेंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल जो केबल होगी वो आपके कम्युनिकेशन के लिए सबसे तेज माध्यम के तौर पर जो है मानी जाती है। आप कहेंगे यहां पर ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो आपका ऑप्शन यहां पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस जो है नहीं है बात की जा रही है? तो ऑप्शन क्या कहेंगे आप यहां पर? ऑप्शन आपका रहेगा यहां पर प्लॉटर। प्लॉटर जो है आपकी इनपुट डिवाइस नहीं, जबकि ट्रैक बॉल, लाइन पेन और चुंबकीय स्कैनर ये सभी क्या है? एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करती हैं। अच्छा, ये प्लॉटर क्या है? तो प्लॉटर याद रखना है एक स्टोरेज डिवाइस है। कैसी है? स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताकार CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक यूजर्स का इंटरफेस के संबंध में जो संक्षिप्त CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन रहेगा कमांड लाइन इंटरफेस के लिए प्रयोग होता है। कमांड लाइन इंटरफेस के लिए प्रयोग जो है किया जाता है। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, तो है क्या कहलाएगा? एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर से तो क्या है? कनेक्ट है, लेकिन वह कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है। इसे हम जो है पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीफेरल डिवाइस के रूप में इसको जानते हैं। ऐसे डिवाइस जो होते हैं जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़ दी जाते हैं, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड इत्यादि होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पेरीफेरल डिवाइस के रूप में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में, अब कुछ यूपी जी के है, उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में हिमालय की जो तलहटी है, याद रखना है ये हिमालय की जो तलहटी है, हिमालय की तलहटी में आपका कौन सा पाया जाएगा? ककरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? ककरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। और नदियां इस क्षेत्र में भूमि भीतर समा जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? हिमालय के तलहटी में भाबर प्रदेश कहा जाता है। तो हिमालय के तलहटी में कहां पर? भाबर प्रदेश जो है पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर की बात किया है, सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। सुदर्शन पटनायक 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं जनगणना के, है ना। और एक प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट भी हैं और पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। किससे? इन्हें पद्मश्री से सम्मानित जो है किया जा चुका है। और कला सामाजिक जागरूकता फैलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जनगणना आपकी कैसी हो रही है इस बार 2027 की? कहेंगे पहली भारत की डिजिटल जनगणना हो रही है। कैसी? डिजिटल जनगणना हो रही है। और सुदर्शन पटनायक इसके ब्रांड एम्बेसडर है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद की बात क्या है? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रलेखा उपन्यास किसने लिखा है? अच्छा, यूपी जीके के लिए, यूपी आपकी लोअर पीसीएस के लिए अगर बात की जाए तो यूपी जीके जो स्पेशल आती है, इससे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, बचना है 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें यूपी जीके केवल पढ़ा रही है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप पर ही मिलेगी, वो यूट्यूब पर क्लास नहीं मिलेगी, माफी चाहता हूं उसके लिए। केवल ऐप पर क्लास मिलेगी। तो ऐप पर आप लोग जाएंगे, यूपी जीके UPSC यूपी जीके आपको कोर्स मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। लगभग 35 वीडियो आपकी आएंगी, उसमें 35 वीडियो आएंगी। कुछ MCQ होंगे, कुछ डिटेल से बात करेंगे, कुछ डेमो वीडियो डली है, आप जाके एक बार जरूर देख लीजिए। चित्रलेखा उपन्यास किसने लिखा है अगर बात की जाए, तब आप कहेंगे चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है।
झूला नृत्य किस देवता से संबंधित है? भाई झूला नृत्य की बात की जाए तो झूला नृत्य की बात किया गया कृष्ण भक्ति से संबंधित है ना, कृष्ण भक्ति से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट खनिज कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट खनिज की बात किया है तो प्रमुख तौर पर यह सोनभद्र जिले में पाया जाता है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आपकी मध्य प्रदेश से, है ना। ये 4 राज्यों से लगने वाली सीमा सोनभद्र जिले की है और उसी में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। और इसका उपयोग डोलोमाइट किस में किया जाता है? आप कहेंगे लोहे और इस्पात उद्योग में इसका उपयोग जो है किया जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, सहारनपुर है। और इसकी सीमा 3 राज्य कौन कौन से लगती है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अवधी भाषा की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? भाई अवधी भाषा की जो प्रसिद्ध कृति है वह कौन सी है? आप कहेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में है, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में इसको जो है लिखा गया है। किसने लिखा है? आप कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है। भगवान राम के जीवन के आदर्श का वर्णन मिलता है इसमें, रखना है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो आई थिंक ये सभी को पता होना चाहिए। सिंचाई का प्रमुख साधन जो है उत्तर प्रदेश में इन ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा? नहरें हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर एक ऑप्शन आता नलकूप, तब ऑप्शन पलट जाता, तब आप कहेंगे नलकूप से। ठीक है, गंगा यमुना नदियों के कई नहरें निकाली गई हैं जिसके द्वारा नहरों से सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है और कृषि को पर्याप्त जल भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण को 555 अलग अलग ओम डिजाइन बनाने के लिए रिकॉर्ड के संस्था ने मान्यता दी है। स्वर्ण को 5555 या 5555 अलग अलग ओम डिजाइन बनाने के रिकॉर्ड के लिए किस संस्था ने मान्यता दी है? तब आपका ऑप्शन रहेगा यहां पर जो है यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा मान्यता दी गई है। काशी की 15 वर्षीय संस्कृत छात्रा है स्वर्ण, इन्हों के द्वारा एक वर्ष में ओम के 5555 अलग अलग डिजाइन तैयार करके अनोखा रिकॉर्ड बनाया हुआ है और इस उपलब्धि में साधना, एकाग्रता, रचनात्मकता उदाहरण मानी जाती है। और यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा इसको सम्मान समारोह काशी विश्वनाथ मंदिर पे आयोजित जो है करवाया गया था। तो ये काशी की 15 वर्षीय हैं स्वर्ण, जिनका नाम है या रखना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, उत्तर प्रदेश का प्रमुख निर्यात उत्पाद कौन सा है? प्रमुख निर्यात उत्पाद की बात किया तो कालीन उत्तर प्रदेश का प्रमुख उत्पाद निर्यात है और 2 जिलों में इसका प्रमुख उद्योग केंद्र है। एक आपका भदोई जो बहुत प्रमुख जाना जाता है, दूसरा आपका मिर्जापुर भी है ना। इनके लिए आपको भदोई में और मिर्जापुर में कालीन निर्यात के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश की है, जहां गर्मी, सर्दी, वर्षा तीनों ऋतुएं पाई जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर प्रदेश में जून से सितंबर के बीच वर्षा होती है। राज्य की कृषि जल संसाधन मानसून पर ही निर्भर है। डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो यहां पर बात किया है कि डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो केंद्र सरकार की है डी रेगुलेशन रिपोर्ट जो आती है और उत्तर प्रदेश को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट जनवरी 2025 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जो आपके अनावश्यक अनुपालन है इसको हटाकर व्यापार लागत और समय को कम करना। इसका उद्देश्य भूमि, श्रम, वन, अनुमोदन जैसे उपयोगिता में व्यापक सुधार करना है। भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा है? अब देखो 100वां नंबर तो सबको पता हो गया है ना, सुरहा ताल है। कौन सा है? सुरहा ताल है, या रखना है, जो कि भारत का आप कहेंगे 100वां रामसर स्थल है, जो कि सुरहा ताल उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में। लेकिन 99वां रामसर स्थल पूछ लिया एग्जाम में, तब क्या करोगे? तब आप कहेंगे शेखा झील है ना, शेखा झील है जो कि भारत की 99वें रामसर स्थल है। और शेखा झील कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आप कहेंगे अलीगढ़ जिले में स्थित है, क्या रखना है? अलीगढ़ जिले में स्थित है, या रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लखनऊ को मुहर्रम के अवसर पर क्या प्रसिद्ध है? लखनऊ में मुहर्रम के अवसर पर आपके ताजिया जुलूस प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? ताजिया जुलूस प्रसिद्ध है। छोटा इमामबाड़ा के शहर में स्थित है। अगर छोटा इमामबाड़ा की बात की जाए तब आप कहेंगे छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ शहर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? छोटा इमामबाड़ा का, तब आप कहेंगे नवाब मोहम्मद अली शाह के द्वारा। मोहम्मद अली शाह के द्वारा छोटा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया गया है।
इलाहाबाद, जैसे प्राचीन में इलाहाबाद कहा जाता था, वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इलाहाबाद प्रयागराज का प्राचीन नाम भी था, क्या नाम था? प्रयाग के नाम से जाना जाता था और उसी को प्रयागराज अब कहा जाने लगा है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन प्रयागराज में होता है, कुंभ मेले का आयोजन लगता है ना, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है हर 12 वर्ष में। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बात की जा रही है, आप कहेंगे 100 सदस्य होते हैं। ऐसे याद कर लो, 100 सदस्य विधान परिषद में होते हैं, जिसके सदस्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं और यह राज्य का उच्च सदन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ब्रांस सिटी कहा जाता है? ब्रांस सिटी किसे कहते हैं? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के ब्रांस सिटी की बात करें, कौन से? ब्रास सिटी की बात किया, कैसे कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है ना, मुरादाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई का उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे आईआईटी संस्थानों में युवाओं को तकनीकी कौशल शिक्षण प्रदान करना इस आईआईटी का उद्देश्य है, जिसमें उद्योग के रोजगार भी प्राप्त होते हैं। पीएम मित्र पार्क का 5F विजन किससे संबंधित है? 5F विजन की बात की जाए, यहां पर 5F के तो पहले नाम याद कर लो, फार्म, फार्म से फाइबर, फाइबर से आप कहेंगे फैक्ट्री, फैक्ट्री से आप कहेंगे फैशन, और फैशन से आप कहेंगे फॉरेन, है ना। तो फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन भेज देंगे, विदेश भेज देंगे। और 5F विजन किससे संबंधित है? आप कहेंगे वस्त्र मूल्य श्रृंखला से संबंधित है। किससे? वस्त्र मूल्य श्रृंखला से संबंधित है। तो हमने अपनी आज की टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया हुआ है और ये 100 क्वेश्चन में आपको कुछ इजी भी क्वेश्चन मिले होंगे, कुछ मॉडरेट भी क्वेश्चन मिले होंगे, कुछ आपको हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे। तो देखो, टेस्ट सीरीज का मतलब होता है सभी क्वेश्चनों को आपको सम्मिलित करके चलना। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर क्वेश्चन बहुत सरल थे, तो आपको क्वेश्चन आ गया इसलिए सरल था, वरना क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे आते हैं जो अक्सर बच्चों को आ जाएंगे और आपको नहीं आएगा, तो आपके लिए वो कठिन हो जाएगा। तो इसी तरह हमने यूपीपीएससी लोअर पीसीएस के लिए 20 टेस्ट निकाले हुए हैं, 20 टेस्ट हमने आपके लिए बनाई हैं, जो कि आपकी ऐप पर मिल जाएंगे, यूपीएससी नेट पर। आप ऐप पर चले जाना है, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, दोनों ही डाउनलोड करके आप जो है आराम से घर बैठ के लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको ऐप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से चले जाना। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आए तो कॉन्टैक्ट नंबर 7985967368 पर आप जो है कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।